हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे मानव रोगों के बारे में देख रहे थे, जिसमें से एक वीडियो में देखा था जीवाणु जनित रोगों के बारे में, एक में देख लिया था अपन ने विषाणु रोगों के बारे में, विषाणु जनित रोगों के बारे में अपन ने देख लिया था। आज ये लास्ट क्लास हो गई जिसके अंदर से अपन मानव रोगों के बारे में अपन कंप्लीट कर देंगे। आज बात करेंगे अपन आनुवंशिक विकारों से उत्पन्न होने वाले रोग और साथ ही बात करेंगे हम पशुजन्य रोगों के बारे में। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिक विकार होता क्या है। तो आनुवंशिक विकार के बारे में डेफिनेशन से जानने से पहले अपन बात करते हैं कि मानव होता है, उस मानव के अंदर से 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े होते हैं वो नर और मादा के अंदर से समान पाए जाते हैं। इसमें एक अलिंग गुणसूत्र या फिर कायिक गुणसूत्र, एक और नाम आ जाता है ऑटोसोम्स गुणसूत्र होता है, उसको कहते हैं। जबकि मादा में एक जोड़ी होता है वो XX गुणसूत्र होता है, जबकि नर होता है उसमें XY गुणसूत्र होता है। ये दोनों गुणसूत्र हैं, ये नर और मादा के बारे में लिंग का निर्धारण करते हैं। और लिंग का निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं, एलोसोम्स कहते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना। क्या लिखना आपने को, लिंग निर्धारण, लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र होता है उसको क्या कहते हैं अपन, एलोसोम गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, और ये गुणसूत्र निर्धारण करते हैं कि कौन सा मादा होगी और कौन सी नर होगा, उसके बारे में बताते हैं। अब बात करते हैं, जैसे पहले बात करेंगे अपन पुरुषों के बारे में। पुरुष के अंदर से क्या होता है, पुरुष के अंदर से दो गुणसूत्र होते हैं, एक होता है X और एक होता है Y। ठीक है, और इसी के बारे में बात करें तो ये जो X गुणसूत्र होता है यह बड़ा होता है। क्या होता है, यह बड़ा होता है, और ये Y होता है ये छोटा होता है। ठीक है गाइज। जबकि महिला में बात करें, महिला में गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभार आप कंडीशन देखते हो कि उसके अंदर से क्या होता है कि जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ना वो ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब कि गुणसूत्रों के अंदर से विकार उत्पन्न हो जाता है। किसी में गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और किसी में गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, तो उसके अंदर से क्या हो जाते हैं, आनुवंशिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और इन्हीं आनुवंशिक विकारों को अपन दो भागों में बांट कर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक का नाम आ जाता है गाइज कौन सा, मेंडलीफ का, मेंडलीय। अपन बात करेंगे मेंडलीफ की, तो आवर्त सारणी थी मेंडलीय विकार। ठीक है, दूसरा बात करेंगे अपन जिसको बोला जाता है गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार। इस प्रकार से इनको दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहले बात कर लेते हैं इस महाशय के बारे में कि मेंडलीय विकार हैं वो क्या हैं। तो हेडिंग डालो यहाँ पर, मेंडलीय विकार। मेंडलीय विकार के बारे में बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या करोगे, तो ऐसे विकार जो मुख्यतः एक जीन के रूपांतरण से निर्धारित होता है उनको मेंडलीय विकार कहलाते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखोगे, ऐसे विकार जो मुख्यतः जीन के, या फिर लिखो यहाँ पर एकल जीन के रूपांतरण से निर्धारित होता है। ठीक है, उसको क्या कहोगे आप, मेंडलीय विकार कहोगे। जैसे बात करें हीमोफीलिया हो गया, वर्णांगता हो गया, ये दोनों के दोनों मेंडलीय विकार के अंदर से इनको शामिल किया जाता है। तो इन्हीं के उदाहरण और लिख सकते हो आप। उदाहरण के बारे में बात करें तो एक का नाम आ जाता है हीमोफीलिया। ठीक है, कौन सा आता है, हीमोफीलिया। दूसरा एग्जाम्पल देखें अपन, आ जाता है वर्णांगता। इन तीनों चारों रोगों के बारे में अपन देखेंगे। वैसे देखा जाए ना तो गाइज आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर छप सकते हैं। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले एक विकार आएगा, नाम आ जाता है, ये मेंडलीय विकार के अंदर से ही नाम आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में अपन देखते हैं।
ठीक है। हीमोफीलिया है, ये प्रभावी गुणसूत्र कौन सा होगा वो बात करते हैं इसमें। प्रभावी गुणसूत्र, इसमें प्रभावी गुणसूत्र होगा वो अक्स होगा। और जीन का जो लक्षण बात करें तो अप्रभावी लिंग गुणसूत्र इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये भी लिख लो यहाँ पर, क्या लिखोगे, अप्रभावी लिंग गुणसूत्रीय आपको लक्षण देखने को मिल जाता है। जब अगर किसी को हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो इसमें कमी क्या होती है या फिर प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं अपना। प्रभाव लिखो यहाँ पर। प्रभाव में देखने को मिलेगा जो रक्त स्कंदन कारक है ना, 8वां और 9वें की कमी हो जाती है। यहाँ पर लिखो रक्त स्कंद कारक कौन सा, 8वां व 9वां की कमी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट कौन सा लिखोगे, वर्णांगता के बारे में बात करें तो इसके अंदर भी एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अक्ष गुणसूत्र क्या हो जाता है, अक्ष गुणसूत्र इसमें प्रभावी देखने को मिल जाता है। अक्ष गुणसूत्र प्रभावित होता है इसमें। ठीक है। और बात करें तो जीन का लक्षण क्या मिलेगा आपको, अप्रभावी लिंग गुणसूत्र देखने को मिल जाता है। लेकिन जिसमें वर्णांगता हो जाती है ना, वो आदमी क्या करता है, हरे व लाल में विभेद नहीं करता है, विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है। कभी कभार आपने सुना होगा कि कोई इंसान है जो आर्मी या पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसको मेडिकल में निकाल दिया जाता है। निकालने का रीज़न क्या होता है, उसको वर्णांगता वाला रोग होता है और इसका कोई भी इलाज नहीं देखने को मिलता है, जन्मजात रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपने कौन सा पढ़ा, आनुवांशिक विकारों के अंदर से पढ़ा था अपने गुणसूत्रीय विकारों के अंदर से। तो यहाँ पर लिखो गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकारों के बारे में बात करें तो आपको देखने को क्या, इसकी डेफिनेशन बात करते हैं सबसे पहले तो। ऐसे विकार जो गुणसूत्रों की अधिकता, अनुपस्थिति, असामान्य विकास से उत्पन्न हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विकार कहा जाता है। डेफिनेशन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे याद कर लेना। ऐसे विकार जो गुणसूत्र की अधिकता, कमी अथवा असामान्य विन्यास से उत्पन्न होते हैं, उन्हें गुणसूत्रीय विकार कहा जाता है। इसमें से बात करें तो जैसे एक टर्नर सिंड्रोम हो गया, एक और आ जाता है क्लाइनेट फिल्टर सिंड्रोम हो जाता है, एक डाइन सिंड्रोम हो जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। उदाहरण लिख सकते हो आप यहाँ पर। उदाहरण में सबसे पहले लिखो यहाँ पर डाइन सिंड्रोम के साथ में एक और लिखो टर्नर सिंड्रोम। ठीक है। अब इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहला बात करते हैं अपन कौन सा, जैसे नाम आ जाता है डाइन सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो इसमें से जो प्रभावी गुणसूत्र होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रभावित गुणसूत्र होंगे यहाँ पर 21। ठीक है। इसमें से जीन का जो लक्षण होगा वो अतिरिक्त 21वां गुणसूत्र होता है ना, उसके अंदर से कुछ चेंजमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 21वें गुणसूत्र में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसका लक्षणों में आपको क्या देखने को मिलेगा, कम बुद्धिमत्ता मिलेगी। ठीक है।
कम बुद्धिमत्ता। दूसरा बात करें तो चेहरे के जो हाव भाव होंगे वो अनियमित हो जाता है। एक और लिखो आप यहाँ पर, बौनापन भी आ सकता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा लिखोगे? नेक्स्ट वाला लिखो। नेक्स्ट वाले का जाता है क्लाइनर फिल्टर। कौन सा लिखा है? क्लाइनर फिल्टर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के लक्षण आप इंस्टाग्राम पे खूब देखते हो आजकल। इसमें से होता है क्या देखो, पहला बात करते हैं इसमें प्रभावित गुणसूत्र क्या होगा? लिंग गुणसूत्र होगा। लिंग गुणसूत्र आपको देखने को मिलेगा। इसमें से होता क्या है, जिनके जो लक्षण होंगे, जो पुरुष होते हैं उस पुरुषों के अंदर से X और Y गुणसूत्र का अभाव देखने को मिल जाता है। तो वो जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों की भांति लक्षण करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या लिखोगे? पुरुषों में X और Y गुणसूत्र में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब प्रभाव क्या क्या देखने को मिलेंगे? प्रभाव आप बहुत सारे देखते हो, इंस्टाग्राम पे रील देखते हो तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें करते देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या जाता है, यहाँ पे लिखो स्त्रियों वाले लक्षण। स्त्रियों वाले लक्षण वाले पुरुष। ठीक है, बाद में ये आगे चलकर अब जो पुरुष होते हैं वो अपना जेंडर चेंज करा लेते हैं, वो अलग अलग लोगों की सोच विचार रहती है। आगे बात करते हैं अपन थर्ड कौन सा लिखोगे? थर्ड आ जाता है टर्नर सिंड्रोम। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, टर्नर सिंड्रोम के बारे में अपन बात करते हैं। ये भी एक लिंग गुणसूत्र है। कैसा है गाइज? लिंग गुणसूत्र है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र आपको देखने को मिलेगा। इसमें से क्या होता है देखो, स्त्रियों में X गुणसूत्र का अभाव आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर लिखो स्त्रियों में X गुणसूत्र का अभाव। इसमें होता क्या है देखो, वही बात करते हैं अपन। जैसे 44 हो गया, 44 के साथ में एक अक्ष तो आपको देखने को मिलेगा लेकिन एक अक्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें से जैसे सीधा इसका प्रभाव क्या होगा, तो नाम लिख सकते हो आप, बांझ स्त्री। ठीक है, जो स्त्री मां नहीं बन सकती है वो वाले लक्षण आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब उसके अंदर से क्या होता है कि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है जिसके कारण वो मां नहीं बनती है। अब बात करते हैं गाइज पशुजन्य रोगों के बारे में। पशु जनित रोग या फिर पशुजन्य रोग, इनसे एक सवाल जरूर बन सकता है एग्जामिनर अगर उठाकर देखे जाए तो इसमें से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जीवाणु भी मिल जाता है, विषाणु कारक भी मिल जाता है, ठीक सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक नाम आपको देखने को मिलेगा माल्टा ज्वर। क्या मिलेगा? माल्टा ज्वर। माल्टा ज्वर का एक नाम और है, वो भी याद रखना, इसको भूमध्य सागरीय बुखार कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो कारक माना जाता है वो कारक क्या होता है? जीवाणु होता है गाइज। क्या होता है? जीवाणु इसका कारक माना जाता है। संक्रमण का जो प्रसार होता है वो किस प्रकार से देखने को मिलेगा या फिर स्रोत देखने को मिलेंगे? जो संक्रमित पशुओं के कच्चे दूध का सेवन करने से, गर्भपात करने वाले जो पशु होते हैं उनकी जर या फिर मल के संपर्क में से, जो मरे हुए भ्रूण है उसके संपर्क में आने से ये माल्टा ज्वार आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें तो जो माल्टा ज्वार है ना, ये मुख्य रूप से आपको किन पशुओं से संबंधित देखने को मिलेगा? जो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं ना उसके अंदर से देखने को मिल जाता है। लक्षण क्या होंगे अगर किसी को माल्टा ज्वार हो जाता है? तो बार बार बुखार आना, थकान आना, अंडकोश में होते हैं उनमें सूजन आ जाना, जोड़ों में दर्द रहना, रात को पसीना आना, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं जिसको माल्टा ज्वार हो जाता है। मुख्य रूप से तो याद रखना इसका कारक इम्पोर्टेंट है बस। नेक्स्ट आ जाता है पशुजनित रोगों के अंदर से लिखो, यहाँ पर नाम आ जाता है गिल्टी रोग। कौन सा आता है? गिल्टी रोग। गिल्टी रोग को एक तिल्ली बुखार भी कहते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नाम है, तिल्ली बुखार।
तिल्ली बुखार का जो कारक माना जाता है वो कारक जरूर याद रखना, कारक होता है, इसका भी जीवाणु होता है। ये फैलता कैसे है या फिर रोग का प्रसार किस प्रकार से होता है? जो संक्रमित पशु होता है उस पशुओं की खाल को छूने से, संक्रमित हवा में सांस लेने से, संक्रमित मांस का सेवन करने से ये रोग का प्रसार आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें तो इसके अंदर से मुख्य रूप से जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जो उगाड़ने वाले पशु होते हैं, उन्हीं से फैलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टीबी। ठीक है, टीबी को एक और नाम से भी जाना जाता है तपेदिक, ये भी कहा जाता है। इसका जो कारक है वो बात करते हैं अपन। कारक कौन सा जाता है? ये जीवाणु से होता है। ठीक है गाइस। रोग का जो प्रसार है वो किस प्रकार से होगा? जो संक्रमित पशुओं के कच्चे दूध के सेवन से, संक्रमित वायु द्वारा संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने से। ठीक है, और मुख्य रूप से बात करें तो गाय और भैंस का जो पशु होता है उनसे संबंधित ये रोग फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन चौथा। चौथा कौन सा लिखोगे? प्लेग। नेक्स्ट कौन सा आता है? प्लेग आता है। इसका एक अन्य नाम आपको देखने को मिलेगा, इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? ब्लैक डेथ के भी नाम से जाना जाता है। ये इसका कारक अगर आपसे पूछे तो कारक कौन सा बताना है? ये भी जीवाणु जनित रोगों के अंदर से शामिल होता है। संक्रमित जो चूहे के पिस्सों द्वारा माना जाता है। ठीक है, और जो चूहा होता है उसी से ये फैलता है। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवा। पांचवा कौन सा लिखोगे? नेक्स्ट आ जाता है लेप्टो स्पाइरोसिस के नाम से भी जाना जाता है एक रोग। ये भी पशुओं जनित रोगों से आ जाता है। इसका भी कारक याद रखना। कारक क्या होता है? जीवाणु माना जाता है, और ये भी चूहों से संबंधित माना जाता है। ये क्या है? चूहे के पेशाब के संक्रमण से आने से फैलता है, मुख्य रूप से याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, छठा कौन सा लिखोगे? छठा जाता है बिल्ली से काटने से भी एक रोग होता है, उसका नाम आता है कैट स्क्रैच डिजीज। ये कौन, इसका जो कारक होता है वो भी जीवाणु माना जाता है, और इसका जो संबंध है मुख्य रूप से जो बिल्ली के काटने से फैलता है। ठीक है, सातवां बात करें तो एक का नाम आता है फारसी। ये भी एक जीवाणु जनित रोगों के अंदर से आता है, जीवाणु से ये फैलता है। ठीक है, और ये फारसी रोग है, ये किससे फैलेगा? ये भी याद रखना, जो संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने से होता है। मुख्य रूप से बात करें तो इसका जो वाहक होता है वो घोड़े और कच्छर और गधे होते हैं। ठीक है, एक और बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किसके अंदर से? जैसे रेबीज फीवर के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी रेबिट फीवर। रेबिट फीवर, रेबिट फीवर, रेबिट फीवर है। इसका जो कारक माना जाता है वो कारक भी याद रखना, कारक होता है जीवाणु। ठीक है, और बात करें तो जो रेबिट फीवर है इसका जो रोग का प्रसार आपको देखने को किस प्रकार से मिलेगा? टिक्स और मच्छरों के काटने पर यह रोग होता है। और बात करें तो ये रेबिट के नाम से आ गया, तो जो खरगोश के मांस के सेवन से रोग हो जाता है। ठीक है, संबंधित पशुओं में बात करें तो चूहे हो गए, पक्षी हो गया, जंगली जानवर हो गया, उनसे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेबिट के साथ में एक और लिख लो, इसी के नाम से जाना जाता है रेबीज। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। जब किसी आदमी को रेबीज हो जाता है ना, उसको जल से डर लगने लग जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो कारक है वो याद रखना, विषाणु होता है। क्या होता है गाइज? विषाणु होता है। और बात करें तो ये किस प्रकार से इसका संक्रमण होता है? जब पागल कुत्ते, बिल्ली, बंदर के काटने से हो जाता है। मुख्य रूप से बात करें तो संबंधित पशु में कुत्ता हो गया, नेवला हो गया, बिल्लियाँ इनके अंदर से शामिल की जाती हैं। रेबीज आपको पता चल गया। ठीक है, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और आ जाता है काला आजार। काला आजार, काला आजार है। इसका जो कारक माना जाता है ना गाइज, वो परजीवी माना जाता है। क्या माना जाता है? परजीवी माना जाता है। जो संक्रमित रेत मक्खी होती है ना, ये भी याद रखना, रेत मक्खी, रेत मक्खी से ये फैलता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखना। एक और याद रख लो लास्ट, इसी के साथ में आपके जितने भी वो हैं रोग हैं, मानव रोग हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक का नाम आ जाता है क्यू फीवर।
क्यू फीवर है, इसको थोड़ा सा जो कारक है वो नाम याद इसका रखना। क्यू फीवर है, इसको होता है रिकेटिसिया, उसके कारण होता है। ठीक है। और मुख्य रूप से बात करें तो जो गर्भपात वाले पशुओं की जेर है उसके संपर्क में आने से ये होता है। मुख्य रूप से इसका जो वाहक माना जाता है पालतू पशु माना जाता है। इस प्रकार से जो आपके मानव रोग थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।